अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद आसिफ हूँ और हाज़िर खिदमत हूँ एक नए लेक्चर के साथ। और स्टूडेंट्स, ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 ओवरऑल। इसमें कौन कौन से अहम फार्मूले हैं, अहम रूल्स हैं। इंशाल्लाह हम उन सभी रूल्स को डिस्कस करेंगे। उन सभी रूल्स के हवाले से क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से आएगा और आप किस तरह से उसको हल करेंगे, कौन सा रूल लगाएंगे, कौन सा रूल नहीं लगाएंगे। तो ये बिजनेस मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से 20 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, चैप्टर नंबर 1 के जितने भी रूल्स हैं वो आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। तो वही रूल्स हम देखेंगे, ठीक है। अगर आपको वो रूल्स आ गए तो समझो कि आपको प्रोबेबिलिटी थ्योरी का ये चैप्टर जो ना आपको कंफर्म आ जाएगा इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि तमाम तरह वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो स्टूडेंट्स, रूल नंबर हमारे पास 1 है प्रोबेबिलिटी के हवाले से। तो प्रोबेबिलिटी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए है क्या। तो प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट के, किसी भी वाक़े के होने के चांसेस या ना होने के चांसेस को हम कहते हैं, ठीक है। मतलब कि एक इवेंट है, एक वाक़या है, उसके होने के चांसेस कितने हैं उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी, और उसके होने ना होने के चांसेस कितने हैं उसको भी हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। तो दो तरह के, मतलब कोई इवेंट होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नहीं होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी हम किसको कहते हैं, किसी भी इवेंट के होने या ना होने के चांसेस को, ठीक है। लेकिन इसका फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। फार्मूला ये है कि फर्ज कर लिया 5 बंदे जो ना वो रनिंग कर रहे हैं, कंपटीशन है 5 बंदों के दरमियान। तो मैं कहता हूं फर्ज कर लिया कि मैं जीतूंगा, ठीक है, कंपटीशन मैं जीतूंगा। तो देखिए मेरी प्रोबेबिलिटी फिर क्या होगी, 1/5। टोटल जो होगा, टोटल जो होगी वो नीचे आएंगे और जो फेवरेट होगा वो ऊपर आएंगे। फेवरेट से मुराद क्या है, मैं चाहता हूं कि मैं जीत जाऊं, मतलब मैं फेवरेट हूं, तो अकेला हूं, ऊपर एक आएगा, और जो 5 बंदे हैं वो टोटल हैं तो वो क्या होगा, वो नीचे आएगा, ठीक है। फर्ज कर लिया 5 बंदों के दरमियान कंपटीशन है रनिंग का, तो क्या होगा, फर्ज किया मैं चाहता हूं कि मैं जीत जाऊं, तो फेवरेट में क्या आएगा, फेवरेट आउटकम 1 आएगी और टोटल जो आउटकम है वो 5 होगी। 5 में से कोई भी जीत सकता है, तो टोटल आउटकम 5 है, और जो फेवरेट है कि फलां बंदा जीतेगा या मैं जीतूंगा तो वो 1 है, ठीक है। तो 1/5 उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0.2 आ जाएगी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी की डेफिनेशन थोड़ी सी मैंने बताई है, ठीक है, ओवरव्यू इसका दिया, डिटेल में नहीं जाएंगे। अब उसके बाद रूल नंबर 1 है, उसमें क्या कहता है कि जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट के होने की, किसी भी इवेंट के होने की, तो उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। दो चीजें मैंने बोली हैं, इवेंट का होना और इवेंट का ना होना। तो ये तो मैंने बता दिया कि इवेंट के होने को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ऐसे शो करेंगे उसको। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी उसको कैसे लिखेंगे, तो स्टूडेंट्स याद रखना है, उसको लिखने के लिए आपने क्या करना है, ऊपर इवेंट के ऊपर आपने कॉम्प्लीमेंट का निशान लगा देना है, कॉम्प्लीमेंट की अलामत लगा देनी है। तो कॉम्प्लीमेंट को सी से भी शो कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट को डैश से भी, ठीक है, प्राइम से भी शो कर सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो वो आपकी मर्जी है। तो अब आपको दो चीजों का पता चल गया कि इवेंट का होना, उसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, और अगर इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी उसको कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का कॉम्प्लीमेंट, कि उस इवेंट के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी, तो उसको हम कहेंगे कि वो इवेंट नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो स्टूडेंट्स, किसी भी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 और 1 के दरमियान होती है। 0 और 1, मैक्सिमम 1 होगी और मिनिमम 0 होगी, और या इसके दरमियान दरमियान होगी, ठीक है। इससे ज़्यादा कभी भी, या 0 से कम नहीं आएगी और 1 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कभी भी नहीं आएगी। जितने भी क्वेश्चंस करेंगे हम, तो प्रोबेबिलिटी जो ना वो या 0 होगी या 1 होगी या इनके बिटवीन होगी, इनके दरमियान होगी। तो ठीक है स्टूडेंट्स,
देखिए ये एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं। 0 फर्ज कर लिया कि जो प्रोबेबिलिटी है सन फ्रॉम ईस्ट, आपको पता है कि जो सूरज है वो ईस्ट से मशरिक से शुरू होता है, ठीक है। तो ये तो आपको पता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 होगी, क्योंकि कन्फर्म बात है, कन्फर्म है ना कि सूरज जो ना वो मशरिक से ही निकलता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 होगी, ठीक है। मैक्सिमम है क्योंकि ये जरूर होगा। और अगर मैं आपसे कह दूं कि सन जो ना वो वेस्ट से तुलू होता है, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, नहीं कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी फिर 0 होगी, क्योंकि इस ऐसा होना मुमकिन ही नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी जो ना वो मैक्सिमम कब होगी 1 और मिनिमम कब होगी जब 0 होगी, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि अगर फर्ज कर लिया हमारे रनिंग कंपटीशन है, फर्ज कर लिया कि रनिंग कंपटीशन 5 बंदों के दरमियान है, तो उसमें से मैं कहता हूं कि एक मैं जीत जाऊं, तो 1/5 ऊपर एक बंदा, मतलब मैं कहता हूं ना मैं जीत जाऊं तो 1 आएगा, एक बंदे की बात हो रही है, टोटल कितने हैं 5 है, 1/5 उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई है 0.2। देखिए ये प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के दरमियान है, ठीक है। अगर मैं वही कंपटीशन बढ़ाकर 10 बंदों के दरमियान कर दूं, रनिंग कंपटीशन है 10 बंदों के दरमियान, उसमें से मैं कहता हूं कि मैं जीत जाऊं, तो उस वक्त उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0.1, मतलब पहले से अब कम हो गई है क्योंकि कंपटीशन ज्यादा हो गया है। अगर मैं कह दूं कि 100 बंदे हैं, 100 पीपल्स के दरमियान जो रनिंग है, ठीक है, रनिंग कंपटीशन है, तो उसमें से मैं कहता हूं कि मैं जीत जाऊं, तो फिर क्या होगा 1/100, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0.01, मतलब कि जैसे जैसे पॉसिबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स ज्यादा हो रही हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है कम हो रही है। जैसे जैसे पॉसिबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स ज्यादा होती जाएंगी तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कम होती जाएगी। जब 5 पीपल थे, 5 पीपल्स के दरमियान जो ना वो रनिंग कंपटीशन था, तो उस वक्त प्रोबेबिलिटी कितनी थी 0.2, और अगर पीपल्स इंक्रीज कर दिए तो उस वक्त उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई है 0.1, इस तरह से और इंक्रीज किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.01। अगर मैं कहता हूं कि 1000 पीपल्स के दरमियान रनिंग कंपटीशन, तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त उसकी प्रोबेबिलिटी और भी कम हो जाएगी, नियरली इक्वल टू 0, ठीक है, 0.001। तो ऐसे जैसे जैसे लोगों के दरमियान पीपल ज्यादा होते जाएंगे तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होती जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेकिन आप चेक कर ले जो उसकी प्रोबेबिलिटी है वो या तो 0 होगी या 1 होगी या इनके दरमियान दरमियान होगी। तो ये जितनी भी मैंने निकाली हैं प्रोबेबिलिटीज, ये सब के सब 0 और 1 के दरमियान दरमियान है, ठीक है। ये तो था फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल में क्या है, प्रोबेबिलिटी जो ना वो 0 से बड़ी होगी या 1 से छोटी होगी, ठीक है। 0 कब होगी, जब किसी इवेंट के ना होने के चांसेस बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि सूरज जो ना वो वैसे निकलेगा, ऐसी पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0 होगी। इसी तरह से एक और मिसाल मैं देता हूं, मैं कहता हूं कि बैग में जो ना 5 पेंसिलें निकाली, 5 पेंसिलें जो ना वो डाल देता हूं मैं, और मैं कहता हूं कि उसमें से मैं एक पेन निकाल लूं, मैंने डाली क्या है पेंसिल निकाली है, डाली है ना। अगर मैं उसमें पेंसिलें डालूंगा और कहूंगा कि मैं पेन निकालूं, ऐसा हो ही नहीं सकता, इसकी प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती कि पेंसिलें डालें और पेन निकले, ऐसा नहीं होगा। अगर हमने पेंसिलें डाली हैं तो पेंसिल ही निकलेगी, पेन नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, उस वक्त उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0 होगी। अच्छा, अब रूल नंबर 2 है, तो सेकंड रूल है, उसमें क्या है, किसी भी इवेंट के ना होने के चांसेस, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, किसी भी इवेंट के ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कैसे निकालेंगे। तो आपको पता होना चाहिए, ये इसका फार्मूला है कि 1 में से उस इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो माइनस कर देंगे, 1 में से उस इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो माइनस करेंगे, तो बाकी जो बचेगा, बाकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो हमारे पास उस इवेंट के ना होने की है। आपको पता है ना कि मैक्सिमम 1 होती है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1 होती है, और जो हम उस इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 में से माइनस करेंगे, बाकी कौन सी प्रोबेबिलिटी बचेगी, बाकी उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी बच जाएगी, ठीक है। इसकी मिसाल मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट कर लिया मैंने कॉइन टॉस किया है, क्या किया है, एक कॉइन को मैंने टॉस किया है। अब वो कॉइन जब नीचे आएगा तो उस वक्त तो 2 पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। वो क्या होंगी, वो ये होंगी कि या तो फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा, या क्या आएगा, या तो फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा, 2 पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज
इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे और यहां पे मैंने लिखा है ऐसे, इसको हम कहते हैं सैंपल स्पेस। जितने भी टोटल आउटकम्स हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, उनको ब्रैकेट में लिखने से जो हमारे पास बनेगी उसको हम कहेंगे सैंपल स्पेस। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉइन को टॉस करने पर जो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स आ रही हैं, जितनी भी टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगी उसको जब ब्रैकेट में बंद करेंगे तो वो हमारे पास एक सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस से मुराद क्या होता है कि जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स हैं वो सारी की सारी इसमें ही आएंगी। ठीक है, अब उसके बाद मैं कहता हूं कि फेंकने पर, कॉइन को टॉस करने पर मैं कहता हूं कि हेड आ जाए, हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो आपको पता होना चाहिए यहां पे टोटल कितने हैं पॉसिबल आउटकम्स, टोटल यहां पे 2 हैं तो नीचे 2 आएगा। और यहां पे किसकी बात हो रही है? पहले हम बात करेंगे हेड की, तो हेड एक है, एक आएगा, एक ऊपर आएगा और टोटल जो ना वो नीचे आएंगे 1/2। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 0.5। ठीक है, इसी तरीके से जब मैंने कॉइन को टॉस किया तो मैं कहता हूं कि टेल आ जाए, टेल के उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी हम ऐसे ही निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे? 1/2, वो भी इतनी ही आएगी। क्यों? क्योंकि टेल भी यहां पे एक है तो एक ऊपर आएगा, टोटल कितनी है? 2 है, तो 1/2 कितना हो जाएगा? 0.5। अब ये तो हो गया ना उस वक्त जब कॉइन को टॉस किया तो हेड और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये तो वो निकाली है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हेड के ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो कैसे निकालेंगे? क्योंकि हम रूल नंबर 2 कर रहे हैं, सेकंड रूल कर रहे हैं, तो उसमें यही हम बात करेंगे कि अगर कॉइन को टॉस करें तो हेड और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो तो हमने निकाल ली। अगर आपसे पूछा जाए कि हेड के ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी या टेल के ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो वो भी हम निकालेंगे, वो भी सिंपल है। देखिए अभी मैंने फार्मूला बताया कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहां पे 1 में से माइनस कर देंगे। देखिए यहां पे हेड के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है? 0.5। ठीक है, तो यहां पे हम हेड के ना आने की जो प्रोबेबिलिटी वो निकालेंगे ना, तो 1 माइनस हेड के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इसमें से माइनस कर देंगे। तो हेड के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमने निकाल लिया 0.5, वो यहां पे पुट कर देंगे इसकी जगह पे। तो 1 माइनस 0.5, 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0.5 ही आ जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड के आने के चांसेस भी उतनी हैं और ना आने के चांसेस भी उतनी हैं। मतलब आप टॉस करें ना तो 50-50 चांस होता है ना कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। ठीक है, टॉस कौन जीतेगा कौन हारेगा, 50-50 चांस है। तो यहां से उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के हमने चेक कर लिया, अगर हेड के जो आने के चांसेस हैं वो 0.5 हैं और उसके ना आने के जो चांसेस हैं वो भी 0.5 निकले हैं, इससे कंफर्म बात हो गई है कि आने और ना आने के चांसेस कितने हैं? 50-50 हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रूल नंबर 3, थर्ड रूल की। तो थर्ड रूल में क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 1 यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 2। इवेंट और E2 इवेंट का यूनियन लें और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालें, तो वो कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2, ये 2 इवेंट्स है हमारे पास। ठीक है, 2 इवेंट्स लेने हैं हमने, लेकिन यहां पे बात आपने याद रखनी है, ये जो 2 इवेंट लेने हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए। तो यहां पे अब बात करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की, वो क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्ज कर लिया मैं कॉइन को टॉस करता हूं, कॉइन को टॉस करता हूं, तो आपको पता है उसकी पॉसिबल आउटकम 2 है, 2 है ना, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, या फिर हेड आएगा या फिर क्या होगा? टेल आएगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हेड भी आ जाए और टेल भी आ जाए, ऐसा हो सकता है? आप बताइएगा। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक कॉइन को टॉस करें और 50-50 चांस ही होते हैं, या फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा, दोनों कभी भी नहीं आ सकते। और जब 2 इवेंट्स इकट्ठे जो ना वो कभी भी ना आए तो उसको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। मिसाल के तौर पर इसी तरह से एक और मिसाल है, एक डाई को फेंकें, क्या करें? एक डाई को फेंकें, डाई को फेंकने पर क्या आ सकता है? या फिर 1 आएगा या फिर 2 आएगा या फिर 3 आएगा या फिर 4 या फिर 5 या फिर
6। इन 6 में से कोई एक नंबर ही आएगा ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि 2 नंबर आ जाए इकट्ठे, 5 आ जाए और 6 भी आ जाए इकट्ठे, ऐसा नहीं होता ना। तो या तो फिर 5 आएगा या फिर क्या होगा 6 आएगा, या फिर 1 आएगा या फिर 2 आएगा, कोई एक नंबर आएगा, ऐसा नहीं होगा 2 नंबर इकट्ठे आ जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, कि ये कभी भी इकट्ठे नहीं आएंगे। अब अगर इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं, आपके ज़हन में आएगा कि सारे कौन से ऐसे 2 इवेंट्स होंगे जो इकट्ठे आ सकते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको बताता हूं। इसकी मिसाल यहां पे है, आपको पता है जो ताश के पत्ते होते हैं वो 52 होते हैं, डेक कार्ड, इसको हम क्या कहते हैं, डेक कार्ड्स। ठीक है, तो यहां पे ये याद रखना है आपने, इसको हम कहते हैं डेक कार्ड्स। ठीक है, डेक कार्ड्स, तो वो 52 होते हैं। अब ये जो 52 कार्ड्स हैं वो, उसमें 4 तरह के पत्ते होते हैं। कौन कौन से होते हैं, हार्ट वाले होते हैं, ठीक है, और स्पैरो, उसके बाद डायमंड और क्लब, ये 4 तरह के पत्ते होते हैं। ठीक है, हार्ट, स्पैड, डायमंड और क्लब, 4 तरह के पत्ते होते हैं उसमें। ठीक है, अब ये जो हार्ट है ना, ये हार्ट दिल वाले पत्ते, ठीक है, हार्ट वाले पत्ते, ये पूरे ताश में डेक कार्ड्स में कितने होते हैं, 13 होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं ऐसे जो हार्ट वाले होते हैं। उसमें कौन कौन से होंगे, उसमें किंग भी होगा, एस भी होगा मतलब कि यक्का भी होगा, क्वीन भी होगा, जैक भी होगा, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये वाले भी होंगे। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि किंग निकालो, कौन सा निकालो, किंग वाला पत्ता निकालो, कौन सा, किंग वाला। ये बात आपने गौर से समझनी है। अगर मैं यहां से किंग वाला पत्ता निकालूंगा तो वो तो किंग वाला भी होगा और हार्ट वाला भी होगा, दोनों ही होंगे ना, क्योंकि ये जो पत्ते हैं सारे के सारे इनके ऊपर हार्ट तो बना ही होता है, ये हार्ट वाले पत्ते हैं, दिल वाले पत्ते हैं। लेकिन अगर मैं किंग निकालूंगा वो किंग भी होगा और हार्ट भी होगा, ऐसा होगा ना। तो इसको हम कहते हैं कि ये इवेंट्स इकट्ठे अक्कर हो सकते हैं, किंग भी हो सकता है और हार्ट भी हो सकता है। इसको हम कहते हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे। ठीक है, दोनों बातें आपने याद रखनी है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होंगे और कब नहीं होंगे। ठीक है, इसी तरह से मैं आपको कहता हूं कि अगर हार्ट और स्पैड, पूरी ताश में से पत्ते निकालता हूं, या तो फिर वो हार्ट वाला होगा या फिर स्पैड वाला होगा, डायमंड वाला होगा या क्लब वाला होगा। अब हार्ट, स्पैड, डायमंड और क्लब पत्ता निकाला, वो हो सकता है हार्ट भी हो, स्पैड भी हो, डायमंड हो या क्लब हो। ये क्या है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, इनमें से कोई एक ही होगा। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अगर बात करें किंग की तो क्या होगा, किंग इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अगर मैं कहता हूं कि किंग निकालूं तो किंग निकालेंगे तो वो हार्ट भी होगा और किंग भी होगा। यहां से किंग निकालेंगे किंग भी होगा, क्या होगा, स्पैड भी होगा। यहां से किंग निकालेंगे तो किंग भी होगा, डायमंड भी होगा। ये जो सारे पत्ते मैंने लिखे हैं यहां पे, ये यहां पे भी हैं, यहां पे भी हैं, यहां पे भी हैं, इन सब के साथ ये 13 पत्ते यहां पे भी, यहां पे भी, तीनों जगह पे मौजूद हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको पता चल गया कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स यहाँ पे कब होंगे और कब नहीं होंगे। ये इंशाल्लाह डेक कार्ड्स के हवाले से एक और वीडियो में इंशाल्लाह बनाऊंगा डिटेल से, जिसमें आपको पता चलेगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से बन सकते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से नहीं बन सकते। तो उसके बाद अब बात करते हैं हम इसके इवेंट की। तो स्टूडेंट्स ये इवेंट, ये जो 3rd रूल है, ये उन 2 इवेंट्स के लिए है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है, ये ऊपर लिखा नहीं होगा स्टेटमेंट में, बल्कि आपने खुद ही जजमेंट करनी है उस क्वेश्चन को पढ़कर, क्या है कि ये 2 इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या नहीं है। ये उस वक्त ही पता चलेगा जब उसकी डिटेल में जाएंगे। ठीक है, कॉइन को मैंने टॉस किया, जब कॉइन को टॉस करेंगे तो फिर क्या होगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, या फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो स्टूडेंट्स याद रखना है, अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये वर्ड आ जाए तो फिर आपने ये फार्मूला लगाना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, आपने फिर ये वाला फार्मूला लगाना है। वो अलग बात है कि वो बाद में आप सोचेंगे, बाद में फार्मूला ये वाला होगा, लेकिन ध्यान से आपने लगाना है कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या नहीं है। अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो फिर आप ये फार्मूला लगाएंगे, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं हैं तो फिर फार्मूला यही है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है यहाँ पे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे याद रखना है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो उस वहाँ पे अगर स्टेटमेंट में आ जाए और, या ये वाला वर्ड आ जाए नॉर,
आपने क्वेश्चन को रीड किया, क्वेश्चन को रीड करने पर आपको पता चला कि वहां पे लिखा हुआ है नेदर नॉर, ये दो वर्ड लिखे होंगे, स्टेटमेंट में लिखे होंगे, तो उस वक्त आपको आइडिया हो जाएगा कि हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे या फिर ये वाला फार्मूला लगाएंगे, थर्ड रूल लगाएंगे या फिफ्थ रूल लगाएंगे। लेकिन इन दोनों में से एक कैसे लगाएंगे वो मैंने बता दिया कि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं हैं तो फिर हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। क्लियर है? चले, अब हेड और टेल है ना, कॉइन को टॉस किया तो हेड और टेल के आने की चांसेस कितने हैं, क्वेश्चन में आ सकता है। दरमियान में क्या आ रहा है, और आ रहा है ना, तो उस वक्त हम ये फार्मूला लगाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड यूनियन टेल, यहां पे यूनियन आ रहा है ना, हेड यूनियन टेल, तो फार्मूला यही लगाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। ये इवेंट 1 उसकी जगह पे हेड आएगा, इवेंट 2 की जगह पे टेल आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ये कितनी है, 1/2 है। वो कैसे निकाल लिया है वो भी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि हेड के आने के चांसेस, ये दो पॉसिबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स 2 हैं, वो नीचे आएगा, और हम बात कर रहे हैं हेड की, तो हेड इनमें से एक है तो एक ऊपर आएगा 1/2। इस तरह से टेल है, तो ये पॉसिबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स जो ना वो 2 हैं, और हम बात कर रहे हैं एक सिर्फ एक टेल की, तो एक जो ना वो ऊपर आएगा, तो 1/2 प्लस 1/2 2/2 बन जाएगा इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कॉइन को टॉस करेंगे तो फिर एक चीज तो आनी ही आनी है, या कॉइन आएगा या फिर हेड आएगा, कॉइन आएगा या फिर हेड आएगा, सॉरी हेड आएगा या फिर टेल आएगा, हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो ये कौन से इवेंट्स हैं, हेड और टेल ऐसे इवेंट्स हैं जो इकट्ठे कभी भी नहीं आ सकते, जो मैंने बात की है कि ये दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो हेड और टेल, तो यहां पे आपको पता चल गया हेड और टेल जब हम कॉइन को टॉस करें तो इन दोनों में से एक ही आएगा, दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। ठीक है, तो ये वाला आपने क्वेश्चन हल कर लिया। तो बात आपने याद रखनी, यहां पे लिखा हुआ वर्ड और अगर आ जाए नॉर तो भी आपने फार्मूला यही लगाना, लेकिन ये उस वक्त लगाना है, ये किसको शो करता है, NOR, नॉर, ये उसको शो करता है कि जो इवेंट है वो नहीं होगा, इवेंट अक्कर नहीं होगा। मतलब कि कॉइन को टॉस किया, मैं कहता हूं ना ही हेड आए और ना ही टेल आए। ठीक है, ना ही हेड आए और ना ही टेल आए, ऐसा क्या हो सकता है, मतलब हेड भी ना आए और टेल, या टेल ना आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपने क्या करना है, यही फार्मूला लगाना है। लेकिन यहां पे बात किसकी हो रही है, ना होने की, किसकी, ना होने की। तो मैं कहता हूं कि हेड ना आए, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी आपने अलग निकाल ली, टेल ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी आपने अलग निकाल ली है। वो यहां पे मैंने बता दिया है कि किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी वो कैसे निकालेंगे, वही चीज मैंने यहां पे दोनों की अलग अलग निकाल ली है। अब हम ये फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम यूनियन बी प्राइम, ए प्राइम यूनियन बी प्राइम। चलो मैं यहां पे लिख देता हूं हेड एंड टेल, हेड ना ही हेड आए और ना ही टेल आए। ये प्राइम का मतलब क्या है, प्राइम का मतलब यह है कि ना ही हेड आए और ना ही टेल आए, तो फिर फॉर्मूला लगाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्राइम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल प्राइम। प्राइम से मुराद क्या है, कॉम्प्लीमेंट, कि वो इवेंट नहीं होगा, टेल नहीं आएगी। ठीक है, अब इन दोनों की प्रोबेबिलिटी हमने यहां पे निकाल लिया है, हेड के ना आने की प्रोबेबिलिटी 0.5, टेल के ना आने की प्रोबेबिलिटी 0.5, तो यहां पे ये दोनों ऐड कर लेंगे तो क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हम फिफ्थ रूल, तो फिफ्थ रूल वाला यही तरीकाकार होगा, थोड़ा सा फर्क होगा, वो आपको मैं बताता हूं। ये फार्मूला आपने कब लगाना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2, दो इवेंट्स हैं। ठीक है, दो इवेंट्स हैं, उनका यूनियन लें और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालें, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। यहां पे इसका मतलब क्या है, E1 इंटरसेक्शन E2, ये उस वक्त लगाना है जब दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो। तो इसकी मिसाल मैंने यहां पे बताई है कि यहां पे हार्ट और किंग, हार्ट और किंग, तो यहां पे देखें हार्ट अगर पता निकालें किंग वाला, तो वो किंग वाला तो होगा ही, लेकिन साथ में साथ हेड वाला भी, हार्ट वाला भी होगा। किंग वाला पता निकाला
तो वो किंग वाला तो होगा ही, लेकिन साथ हार्ट वाला भी होगा, ठीक है, क्योंकि हम इनमें से निकाल रहे हैं। तो ये सारे पत्ते जो है ना, ये सारे कार्ड कौन से हैं, हार्ट वाले हैं। तो इनमें से कोई भी पत्ता निकालेंगे तो वो किंग भी होगा और हार्ट भी होगा। मतलब फर्ज कर ले मैं किंग निकालता हूं तो वो किंग भी होगा, हार्ट भी होगा। अगर मैं एस मतलब यक्का निकालता हूं तो वो यक्का भी होगा और हार्ट भी होगा। अगर मैं कहता हूं कि कोइन निकालूं तो कोइन भी होगा और हार्ट भी होगा, क्योंकि ये सारे पत्ते जो ना वो हार्ट वाले हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं फर्ज कहता हूं कि हार्ट और किंग की प्रोबेबिलिटी निकालो। हार्ट और किंग वर्ड ऐसे ही आएगा, हार्ट और किंग, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। यहां पे भी ऐसे निकलता, हेड और टेल, हेड और टेल, यहां पे भी ऐसे ही होगा, हार्ट और किंग। तो मैंने बताया कि इन स्टेटमेंट को देख के आपको आइडिया होना चाहिए कि ये दोनों क्या हैं, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं हैं। और ये क्या हैं, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। ये दोनों इकट्ठे हो सकते हैं, ये दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। इसकी मिसाल मैंने बता दिया, अगर मैं किंग वाला पत्ता निकालूंगा तो वो किंग भी होगा और हार्ट भी होगा, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं, ठीक है। जब आपको पता चल जाए कि ये दोनों इवेंट्स इकट्ठे अक्कर हो सकते हैं तो वो ये आपने साथ में ये लिखना है। ये जो इंटरसेक्शन है ये किसको शो करता है, ये दोनों के कॉम्बिनेशन को शो करता है कि इन दोनों में कंबाइंड चीज कौन सी है, इन दोनों में कंबाइंड चीज कौन सी है, इन दोनों के इकट्ठे अक्कर होने के चांसेस कितने हैं, ठीक है। तो वो हम निकालेंगे। देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट यूनियन किंग, तो ये फार्मूला लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट इंटरसेक्शन किंग। अब आपको पता है कि टोटल कार्ड जो ना वो 52 है, तो बटे के नीचे आपको पता होना चाहिए कि 52 ही आएगा, इन सब तीनों के नीचे 52 ही आएगा। अब बात करते हैं हार्ट की, किसकी, हार्ट की। तो मैंने बताया कि हार्ट के टोटल पत्ते कितने हैं, टोटल कार्ड 13 है, ऊपर 13 आएगा। और उसके बाद किंग, आपको पता होना चाहिए कि किंग यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। पूरे ताश के पत्ते में किंग जो ना वो 4 हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि यक्के कितने हैं, वो भी 4 हैं, कोइन कितने हैं, वो भी 4 हैं, ये आपको पता है। तो किंग जो ना वो 4 हैं, टोटल कितने हैं 52, ठीक है। माइनस हार्ट और किंग दोनों इकट्ठे पत्ते कितने होंगे, मतलब हमने ऐसे पत्ते ढूंढने हैं, ऐसे कार्ड ढूंढने हैं जो हार्ट भी हो और किंग भी हो। वो कितने होंगे, वो सिर्फ एक पत्ता ही है, ये वाला जो किंग भी है और हार्ट भी है। अगर ये वाला किंग लेंगे तो वो क्या होगा, वो किंग होगा और साथ में स्पैड वाला होगा, हार्ट वाला नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये वाला किंग तो होगा लेकिन डायमंड वाला होगा, हार्ट वाला नहीं होगा। तो सिर्फ एक ही पत्ता है किंग का जो किंग भी है और हार्ट भी है, तो ऊपर 1 आएगा। टोटल कितने कार्ड हैं, टोटल 52 कार्ड है, ठीक है। अब इनको हल कर लेंगे, 13 और 4 17, 17 में से 1 माइनस किया 16, 16 ओवर 52 आ जाएगा, ठीक है, 16 ओवर 52। अब हम करते हैं रूल 4 एंड 6 7 8 और 9, ये भी इंशाल्लाह अभी हम करते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट रूल की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं जो बाकी रूल्स रहते हैं, उसमें थर्ड हमने कर लिया, तो उसके बाद जो फिफ्थ होगा, सॉरी 4, वो उससे मिलता जुलता है, ठीक है। जो थर्ड रूल आपने कर लिया है तो जो उसके बाद 4 होगा वो सेम है, ठीक है, दोनों में इतना ख़ास फ़र्क नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 6 और 7, ये दोनों आपस से रिलेटेड है, ठीक है। 6 और 7 दोनों रूल्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 8 और 9, तो पहले हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड रूल हमने पढ़ा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2। ये दो इवेंट्स कौन से हैं, ऐसे इवेंट्स हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो उस वक्त हम ये फार्मूला लगाते हैं। ये दो इवेंट्स हैं, अगर मैं कहता हूँ कि n इवेंट्स आ जाएं 1 से लेकर n तक, 2 से ज़्यादा इवेंट्स आ जाएं और वो भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों, जो कंडीशन यहाँ पे है वही कंडीशन यहाँ पे होगी। अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो ये जितने भी होंगे, ठीक है, जितने भी हों वो सारे के सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों, तो उस वक्त तो उनके यूनियन का जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल होगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस सो ऑन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ En। जितने भी इवेंट्स होंगे उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड कर देना है। जिस तरह से यहाँ पे 2 इवेंट्स हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी को ऐड किया ना,
अगर 3 इवेंट्स हैं तो उनको भी हमने क्या करना था, ऐड कर लेना था। अगर n इवेंट्स हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को भी क्या करना है, ऐड कर लेना है। ये उस वक्त फार्मूला लगाना है जब इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के बारे में अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं 6 रूल की। यहाँ पे E1 इंटरसेक्शन E2 ये किसको शो करता है, ये दोनों इवेंट्स के इकट्ठे अक्कर होने के चांसेस उसको शो कर रहे हैं कि E1 इवेंट और E2 इवेंट के इकट्ठे होने के चांसेस, इकट्ठे अक्कर होने के चांसेस कितने हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी को हम ये शो कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखना स्टूडेंट्स, ये दो इवेंट्स, ये फार्मूला आपने उस वक्त लगाना है जब ये दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। मतलब एक इवेंट अक्कर हुआ, जब दूसरा अक्कर होगा तो उसका पहले वाले पे कोई डिपेंड नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। पहले वाले दूसरे का पहले पे कोई इन्हिसार नहीं होगा, या पहले का दूसरे पे कोई इन्हिसार नहीं होगा। तो ऐसे इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। अगर आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के हवाले से कोई कंफ्यूजन है तो इससे एक अलग वीडियो बन चुकी है, आप वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम जस्ट यही बताऊंगा कि जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ऐसे इवेंट्स जिनका एक दूसरे पे कोई इन्हिसार नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे। तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये इंडिपेंडेंट, वो इंशाल्लाह आपको इन एग्जाम्पल से आइडिया हो जाएगा, आपको गैस मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये तो है E1 और E2 के अक्कर होने के चांसेस। अगर मैं कह दूं कि E1 और E2 इनके ना होने के चांसेस क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये जो प्राइम मैंने लगाया है ये किसको शो करता है, ये इवेंट्स के ना होने को, ठीक है। प्राइम से मुराद कि इनका कॉम्प्लीमेंट, इनके ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरह ये फार्मूला लगा, इनके होने के चांसेस की जो प्रोबेबिलिटी हमने लगाई है उसका फार्मूला है बिल्कुल सेम, यही फार्मूला होगा। जस्ट क्या होगा, यहाँ पे आपने प्राइम लगा देना है। ये प्राइम किसको शो करता है कि इन इवेंट्स के ना होने की प्रोबेबिलिटी को शो करता है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं कहता हूं कि E1 इवेंट ना हो, E2 हो, तो उस वक्त आपने इस तरह से कर देना है। अगर मैं कह दूं कि E1 इवेंट हो और E2 ना हो, तो उस वक्त आपने कैसे कर देना है, ठीक है। इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी मैंने पहले बता दी है कि E2 इवेंट अक्कर नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पे भी आपने प्राइम लगाना है, यहां पे भी आपने प्राइम लगाना है। अच्छा, अब जो 7 रूल है वो दिया हुआ है कि अगर हमारे पास यहाँ पे 2 इवेंट थे, अगर हमारे पास काफ़ी सारे इवेंट्स आ जाएं, 2 से ज़्यादा इवेंट्स आ जाएं, तो वो भी इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इन दोनों रूल्स की कंडीशन सेम होनी चाहिए। जिस तरह से 3rd और 4th रूल्स की जो ना, इन दोनों रूल्स की कंडीशन सेम है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यहाँ पे भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यहाँ पे भी दोनों के लिए सेम है कि अगर ये भी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो उस वक्त हम क्या करेंगे, उनकी प्रोबेबिलिटीज अलग अलग लेके उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्या किया है, E1 और E2 का जो इंटरसेक्शन है उसकी प्रोबेबिलिटी, इकट्ठे होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हमने क्या किया, E1 इवेंट की प्रोबेबिलिटी अलग ली है, E2 की प्रोबेबिलिटी अलग ली है और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे फर्ज कर लिया E1 के ना होने की प्रोबेबिलिटी और E2 के ना होने की प्रोबेबिलिटी, इनके इकट्ठे ना होने की प्रोबेबिलिटी वो कैसे आएगी, E1 के ना होने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई E2 के ना होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आंसर आ जाएगा। ये तो 2 थे, अगर 3 हों तो भी क्या होगा, अगर 4 हों तो क्या होगा, जस्ट यही होगा। अगर 3 है तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, अगर 4 हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 भी साथ लगा लेंगे। अब हम इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपको इसका आइडिया हो जाए, गैस हो जाए। फर्ज कर लिया मैं कहता हूं कि एक इवेंट ए है, एक इवेंट क्या है, ए है, उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 3/5। इस तरह से मैं कहता हूं कि एक बी इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1/5, और साथ में आपसे अगर कहा जाए कि ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, दोनों इवेंट्स क्या हैं, इंडिपेंडेंट है। जब ये आप स्टेटमेंट में देख लेंगे तो आपको कंफर्म आइडिया हो जाएगा कि हमने ये वाला फार्मूला लगाना है। क्लियर है, आपको आइडिया हो गया कि यहाँ पे लिखा हुआ इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्वेश्चन में है, तो आपको ये फार्मूला इजीली आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमने 6 रूल लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 रूल लगाएंगे ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ पे E1 और E2 लिखा था ना, यहाँ पे ए और बी आ गया, जस्ट ये फर्क है।
तो यहाँ पे ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/5, बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/5, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 3/25। इसी तरीके से अगली एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, इससे मज़ीद आपका जो इंशाल्लाह इससे रिलेटेड जो आपके पास आइडिया होगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, जो आपको डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास डेक ऑफ कार्ड्स है, ताश के पत्ते हैं वो 52 हैं। हमने क्या करना है, हमने 2 पत्ते निकालने हैं। कितने निकालने हैं? 2 पत्ते निकालने हैं। मैं कहता हूँ कि जब मैंने पहला कार्ड निकाला है तो वो भी ब्लैक है, दूसरा कार्ड निकाला है तो वो भी ब्लैक है, ठीक है। इस तरह के जब क्वेश्चंस आ जाएं आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने पहला पत्ता निकाला तो वो भी ब्लैक है, दूसरा निकाला वो भी ब्लैक है, ब्लैक के अलावा भी हो सकता है। मैं अगर कहता हूँ कि यहाँ पे मैंने किंग निकाला पहला तो उसके अलावा दूसरा भी मैंने निकाला तो वो किंग हो। इस तरह से अगर मैं यहाँ पे 3 दफ़ा निकालूँ, क्या 3 दफ़ा, तो तीसरी दफ़ा मैं कहूँगा कि थर्ड कार्ड मैंने निकाला वो भी ब्लैक हो या किंग हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। याद रखना है ये जो हमने कार्ड निकाले हैं इनको रिप्लेस नहीं करना। रिप्लेस का मतलब क्या है, कार्ड निकाला दोबारा ताश के पत्ते वापस उसी जगह पर नहीं रखने, इसको हम कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, याद रखना है कि विदाउट रिप्लेसमेंट हमने जो कार्ड निकाल लिया वो दोबारा वापस नहीं रखना। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आ जाएं जहाँ पे लिखा हो विदाउट रिप्लेसमेंट उस वक्त भी आपने फार्मूला यही लगाना है। क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं, जस्ट आपको आइडिया होना चाहिए कि जहाँ पे लिखा हो विदाउट रिप्लेसमेंट तो वहाँ पे भी आप यही फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। जहाँ पे आपको लिखा नजर आ जाए इंडिपेंडेंट इवेंट्स वहाँ पे भी आप यही फार्मूला लगाएंगे। याद रखना है जब विदाउट रिप्लेसमेंट की हो तो ये अक्सर औकात यहाँ पे ब्लैक दोनों कार्ड जो ना वो सेम ही आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कार्ड मैंने निकाले हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, तो विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है ये आगे आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो देखें ए किसको शो करता है, ए शो करता है ब्लैक कार्ड को, ठीक है, और बी किसको शो करता है, ये भी ब्लैक कार्ड को। तो जब हमने ए इवेंट उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो क्या होगा, आपको पता है जो ब्लैक कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं, वो 52 में से जो 26 कार्ड हैं वो ब्लैक होते हैं, क्लियर है। तो 26 जो ना वो ब्लैक कार्ड हैं लेकिन टोटल कार्ड कितने हैं 52 हैं। तो ये इसकी ए की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ए की प्रोबेबिलिटी क्या है कि टोटल ब्लैक कार्ड कितने हैं 26 और ओवरऑल डेक ऑफ कार्ड्स कितने हैं वो 52 है। तो 26 और 52 ये क्या आ जाएगा 1/2। इसी तरह से हमने एक पत्ता निकाल लिया है, ये ए इवेंट अक्कर हो चुका है। अब हमने दूसरा इवेंट लेना है, दूसरा इवेंट लेंगे तो क्या होगा, हमने एक ऑलरेडी पत्ता निकाला हुआ है, इसका मतलब क्या होगा डेक ऑफ कार्ड्स पहले 52 थे तो एक निकाला हुआ हमने, बाकी कितने रह गए 51, तो नीचे आएगा 51। अब दोबारा हमने कौन सा निकालना, ब्लैक। एक हम पहले ही ब्लैक निकाल चुके हैं, दोबारा जो निकालेंगे वो भी ब्लैक है। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले टोटल ब्लैक कितने हैं 26 है ना, एक हम निकाल चुके हैं बाकी कितने रह जाएंगे 25। तो ये 25/51 ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई है। जब हमने पहला कार्ड निकाला तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये वाली है, जब हमने दूसरा ब्लैक कार्ड निकाला तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये वाली है विदाउट रिप्लेसमेंट। याद रखना ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ठीक है। तो ये 25/51। अब इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो निकालेंगे, यही फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 25/51। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 × 1 25 आ जाएगा, 51 को 2 से मल्टीप्लाई किया 102 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 2 कार्ड हमने निकाले ना, तो मैं कहता हूँ कि 3 कार्ड निकालूँ। इसकी एग्जांपल एक और देता हूँ, मैंने पहला कार्ड निकाला वो भी किंग है, दूसरा कार्ड निकाला वो भी किंग है, तीसरा कार्ड निकाला वो भी किंग है विदाउट रिप्लेसमेंट। स्टेटमेंट में ये दिया गया होगा कि वहाँ पे लिखा होगा विदाउट रिप्लेसमेंट। तो वहाँ पे आपने क्या करना है, ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि टोटल किंग कितने होते हैं। स्टूडेंट्स याद रखना है जो किंग होते हैं, एक हार्ट का किंग होता है, एक स्पैड का किंग होता है, ठीक है, एक क्लब का और एक डायमंड का, और एक कौन सा होता है डायमंड का, ठीक है। तो 4 हमारे पास किंग होते हैं, किंग टोटल कितने हैं 4, और टोटल जो डेक ऑफ कार्ड्स हैं वो 52 है। तो 4/52, ठीक है, 4/52 इसका आंसर क्या आएगा 1/13। उसके बाद दूसरा जब हमने कार्ड निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक कार्ड कम हो चुका है,
ठीक है, टोटल 52 कार्ड्स थे ना, एक तो हमने किंग निकाल लिया, उसमें से एक किंग निकाल लिया, वो वापस नहीं रखना हमने, एक किंग निकाल लिया तो एक पत्ता कम हो गया ना, यहाँ से 51 रह गया। हमने कौन सा निकाला था, किंग निकाला था ना, तो किंग की बी जो प्रोबेबिलिटी है बी की निकालनी है, तो वो किसकी निकालनी है, किंग की निकालनी है। तो पहले किंग 4 थे, हमने एक निकाल लिया, बाकी 3 किंग रह गए। ठीक है, तो यह बी की प्रोबेबिलिटी आ गई। बी की प्रोबेबिलिटी 3/51 के एक एक कार्ड कम हो गया, पूरे ताश के पत्तों में से एक तो कम हो गया, लेकिन जो हमने पहले किंग निकाला था दोबारा फिर उसमें से किंग 3 रह गए। ठीक है ना, तो दोबारा भी हमने किंग निकालना है। अब इस तीसरी दफ़ा फिर हम क्या करेंगे, तीसरी दफ़ा फिर हम तीसरा कार्ड निकालेंगे, तो वो भी किंग होना चाहिए। 2 ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो 52 में से 2 निकाल देंगे, बाकी 50 रह जाएंगे। और टोटल जो ना वो किंग कितने हैं, टोटल 4 है ना, तो उसमें से 2 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बाकी 2 रह जाएंगे। तो 2/50 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/25। याद रखना है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि विदाउट रिप्लेसमेंट या साथ में लिखा आ जाए इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो आप बगैर परेशानी के आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, ये वाला रूल लगा सकते हैं। तो ये रूल यहाँ पे देखें, यहाँ पे 3 इवेंट्स हैं, ये वाला क्वेश्चन मैंने किया 2 इवेंट्स का, तो ये दोनों रूल्स मैंने बता दिए दोनों रूल्स के हवाले से। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे इंटरसेक्शन जरूर लगाना है। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स या क्वेश्चन में लिखा आ जाए विदाउट रिप्लेसमेंट, तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तो ए की प्रोबेबिलिटी 1/13 है, बी की प्रोबेबिलिटी 1/17 है, सी की प्रोबेबिलिटी 1/25 है। तो ये इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5525। ठीक है, तो ये हमारे पास ये हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद हम करते हैं अगले 2 रूल्स, रूल नंबर 8 एंड 9। ठीक है, 8 और 9 रूल्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट रूल्स की तरफ। नाउ वी विल डिस्कस रूल्स 8 एंड 9। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस रूल 9 बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ज़्यादातर जो ना इसी का इस्तेमाल होता है क्वेश्चंस में। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जो रूल 8 है वो कह लें कि सेम ऐसे ही है। ठीक है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं होगा, आपको पता होना चाहिए कि वो किस तरह का है। ठीक है, उसमें होता क्या है, लेकिन जो इस्तेमाल होता है वो 9 का ही है। ठीक है, क्वेश्चन जो सॉल्व होते हैं वो इसी के होते हैं, दोनों में फ़र्क नहीं है। यहाँ पे भी E1/E2 है, यहाँ पे भी E1/E2 है। ठीक है, तो ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंडीशन क्या है, क्वेश्चन किस तरह का आएगा और आपको पता कैसे चलेगा कि ये फार्मूला हमने लगाना है। तो स्टूडेंट्स याद रखना है, यहाँ पे डिनोमिनेटर बटे के नीचे, डिनोमिनेटर में E2 दिया हुआ है, जो इवेंट बटे के नीचे होगा डिनोमिनेटर में होगा तो वो गिवन होगा। ये कंडीशन है, क्या होगा, गिवन होगा कि E2 जो इवेंट है वो पहले ही ऑलरेडी हो चुका है। मतलब कि हमारे पास फर्ज कर लिया 2 इवेंट्स हैं E1 एंड E2 और इसका ये वाला कंबाइन एरिया है। ठीक है, E1 इंटरसेक्शन E2। अब फर्ज कर लिया मैंने कंडीशन लगाई है कि E2 इवेंट्स ऑलरेडी अक्कर, मतलब पहले ही गिवन है, तो मैंने इसको शेड कर दिया कि E2 ऑलरेडी इज गिवन। अब हमने E1 फाइंड आउट करना है। E1 फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 2 चीज़ों का होना चाहिए, E2 का, E1 इंटरसेक्शन E2 का। तो यही 2 चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इसमें पहले क्या गिवन होगा E2 या E1 होगा या E2 होगा, जो गिवन होगा वो बटे के नीचे होगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि गिवन दैट, ये स्टेटमेंट जिस क्वेश्चन में जहाँ पे आ जाए उसके बाद जो इवेंट होगा उसको बटे के नीचे लिखना है। ये स्टेटमेंट आप क्वेश्चन के स्टार्ट में भी आ सकती है और एंड में भी आ सकती है। मिसाल के तौर पर बैग है ना, एक बैग में 30 बॉल्स हैं, उसमें जो 10 है वो रेड कलर्स के हैं, 5 जो ना वो रेड स्ट्रिप्ड हैं, 10 जो ना वो येलो हैं, 5 जो ना वो येलो स्ट्रिप्ड हैं। मैं क्या कहता हूँ कि गिवन दैट, देखिए क्वेश्चन में स्टेटमेंट आ गई है, गिवन दैट लिखा हुआ है ना, गिवन दैट ए बॉल इज सिलेक्टेड फ्रॉम अर्न से मुराद ये बैग है, अर्न इज स्ट्रिप्ड, तो बॉल जो ना वो स्ट्रिप्ड है।
अब बाल जो हमने सेलेक्ट किया है वो कौन सी है, स्ट्रिप्ड है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज येलो। यहाँ पे देखिए गिवन कौन क्या है, गिवन ये दिया हुआ है कि जो बाल है वो स्ट्रिप्ड है, एस है, स्ट्रिप्ड मतलब एस, इसको हम नीचे लिखेंगे। स्ट्रिप्ड गिवन है ना, जो कंडीशन दी गई होगी ये कंडीशन है हमारे पास, स्ट्रिप्ड जो ना हमारे पास कंडीशन है, तो जो कंडीशन होगी वो बटे के नीचे आएगी, ठीक है। और हमने मालूम क्या करना है, येलो की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, वो ऊपर आएगा। तो यही फार्मूला हम लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो इंटरसेक्शन स्ट्रिप्ड बॉल्स ओवर बटे के नीचे क्या स्ट्रिप्ड है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रिप्ड बॉल्स। तो देखें यहाँ पे क्या येलो भी हो और स्ट्रिप्ड भी हो, दोनों हो, येलो भी हो और स्ट्रिप्ड भी हो। तो यहाँ पे देखिए येलो भी है और स्ट्रिप्ड भी है, कितनी है 5 है, टोटल बॉल्स कितनी है 30, 5/30। तो इसका आंसर, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5/30। आगे स्ट्रिप्ड है, तो स्ट्रिप्ड यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, टोटल 10 स्ट्रिप्ड बॉल्स हैं, 10 टोटल कितनी है बॉल्स 30। स्ट्रिप्ड बॉल 10 है, टोटल बॉल 30 है, 10/30। अब इसको ऊपर लेकर आएंगे तो ये 30/10 हो जाएगा, 30 से कैंसिल 5/10, तो इसको इसका आंसर आ जाएगा 1/2। इसी तरह से अगर क्वेश्चन में आ जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, देखिए अब क्वेश्चन में स्टार्ट में क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज रेड। अब ये हमने फाइंड आउट करना है, ये ऊपर आएगा, गिवन दैट अ बॉल इज सिलेक्टेड फ्रॉम अर्न इज नॉट स्ट्रिप्ड। अब जो गिवन है वो क्या है, नॉट स्ट्रिप्ड। नॉट को मैं एन से शो करूंगा और स्ट्रिप को एस से शो करूंगा, ठीक है। तो हमने फाइंड आउट करना है रेड को, तो रेड ऊपर आएगा, जो गिवन है वो है नॉट स्ट्रिप्ड, वो नीचे आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन नॉट स्ट्रिप्ड, एस क्या है, सॉरी यहाँ पे रेड है तो यहाँ पे रेड लिखेंगे, ठीक है। तो रेड बॉल्स की स्ट्रिप, रेड इंटरसेक्शन एन नॉट स्ट्रिप्ड। तो ये कंडीशन हमें देखनी है कि रेड हो लेकिन स्ट्रिप ना हो, रेड हो लेकिन स्ट्रिप ना हो। रेड कितनी है 10 है और 5 ये 15 है, लेकिन हमने कौन सी देखनी है, हमने ये देखनी है कि वो सिर्फ रेड हो स्ट्रिप्ड ना हो। तो वो टोटल कितनी है 10 है, तो 10/30। आगे वो दिया हुआ है कि नॉट स्ट्रिप्ड, स्ट्रिप्ड ना हो, स्ट्रिप्ड ना हो बाकी होनी चाहिए 10 और 10 20, तो वो आ जाएगा 20/30। तो ये 20/30 को ऊपर लेकर आएंगे 30/20 आ जाएगा, 30 से कैंसिल 10/20, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2, ठीक है। इसी तरीके से ये 8 रूल है, इसमें भी क्या है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, E2 इज गिवन, ठीक है। तो उस वक्त हम जो प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे वो 1 की मालूम करेंगे। तो वो चाहे एक दफ़ा गिवन हो, 2 दफ़ा गिवन हो, तीसरी दफ़ा हम इवेंट लेंगे, चौथी दफ़ा लेंगे तो वो सेम रहेगा। मतलब फर्स्ट वाले डाई को मैंने रोल किया 6 दफ़ा, फर्स्ट दफ़ा पहली दफ़ा रोल करेंगे तो भी उसकी छठे नंबर की आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 होगी। अगर मैंने दूसरी दफ़ा रोल किया है तो भी छठे नंबर की जो आने की प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 होगी। अगर मैंने 5वीं दफ़ा रोल किया है तो भी इसके आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 होगी, ठीक है। तो ये जितनी दफ़ा मर्जी इवेंट ले लें तो 6 नंबर के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास जितने भी इवेंट्स गिवन हों इसकी प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होगी। तो आई होप कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह ने गिवन।